हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि रिलेटिव डिफ़िकल्टी कैसे निकाली जाती है एनपीसी का यूज़ करके। देख लेते हैं एग्जाम्पल 10 में क्या कह रहे हैं। इन अ मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट मेंट फॉर 10th स्टैंडर्ड क्लास, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर सॉल्व बाय स्टूडेंट 60%, 30% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. Find the relative difficulty of level of each question. Assume that solving capacity of the students is normally distributed. तो ये अज्यूम करना है कि जो बच्चों की सॉल्विंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर तो उस केस में 60% बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, 30% बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया और 10% बच्चे ही सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर पाए। इसका मतलब आपका जो सबसे टफ क्वेश्चन है, जो सिर्फ 10% बच्चे कर पाए हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, वो एक्सट्रीम राइट में आ जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम राइट में ही वो बच्चे होंगे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या जिनकी सॉल्विंग कैपेसिटी बाकियों से बेटर होगी। तो ये 90% बच्चों से ज़्यादा बेटर होंगे, जो ये 10% होंगे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। बाकी 30% ऐसे थे जिन्होंने 2 भी कर लिया है और 1 भी कर लिया है, और 60% ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 ही किया है। तो अब ये कैसे करना है? टू फाइंड आउट द रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच टेस्ट आइटम ऑफ द गिवन पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल मार्क द रिलेटिव पोजिशन ऑफ टेस्ट आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. मार्क करने के लिए ग्राफ इन्होंने यहाँ बनाया है। यहाँ पे ये आपको दिखा रहे हैं कि जो ये 10% लोग हैं, ये जो यहाँ तक दिखाया है आपको कि ये सिर्फ 10% बच्चे इतने हैं। ये जो एरिया है कर्व का, ये 10% लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ 10% बच्चे इतने हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। उसके बाद 60% इन्होंने, ये 30% जो दिखाया हुआ है 30%, ये क्वेश्चन नंबर 2, और 60% क्वेश्चन नंबर 1। ये कैसे दिखाया हुआ है? सपोज ये मेरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये इसका 50% होता है, हम सबको पता है। ठीक है, बीच में 50% इधर 50% होता है, इधर 50% होता है। तो अगर मुझे 60% देखना है तो मैं यहाँ आ जाऊंगी थोड़ा सा इस तरफ, तो ये आपका पूरा हो जाएगा 60% बच्चे। ठीक है, तो ये 60% बच्चे हैं। ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेके ये पूरा एरिया 60% बच्चों का है जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। इसका आधा कर दें अगर 60 का, तो यहाँ कहीं आएगा इस तरफ, 60 का आधा इधर बीच में कहीं आएगा। तो ये कितने कौन से बच्चे हो गए? ये वो 30% बच्चे हो गए जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। और फाइनली 10% मीन्स इधर कहीं होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो अगर मैंने इसको कलर रीजन में डिवाइड कर दिया है, तो ये जो लास्ट का ऑरेंज वाला रीजन है, अगर मैं इसको आपको यहाँ लिख के बता दूं कि जो ऑरेंज वाला रीजन है वो सिर्फ 10% बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइट ऑरेंज या येलोइश कह लेते हैं हम, जो येलो वाला रीजन है, वो कितने बच्चे हैं? येलो प्लस ऑरेंज दोनों मिला के आपके 30% बच्चे हैं। येलो प्लस ऑरेंज मिला के आपके 30% बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। और जो लास्ट में ब्लू है उसको भी अगर हम ऐड कर दें, ब्लू प्लस येलो प्लस ऑरेंज, तीनों ही अगर हम ऐड कर दें, तो 60% बच्चे आते हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। तो क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 60 बच्चे ऐसे हैं, 60% हो गया ना 100 का 60, तो 60 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, सिर्फ उसके आगे नहीं कर पाए। 30% ऐसे हैं जिन्होंने 2 भी सॉल्व कर लिया है, 1 के अलावा 2 भी कर लिया है। और उसके बाद 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो 3 तक पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इन्होंने ग्राफ में प्लॉट करा हुआ है, जो आप इनके भी देख सकते हो इस तरफ। ओके, अब ये क्वेश्चन करा कैसे है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द टेस्ट पेपर इज करेक्टली सॉल्व बाय 10% ओनली. इट मीन्स 90% स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अटेंड क्वेश्चन नंबर 3. वही चीज़ यहाँ दिखाई है कि 10% बच्चों ने करेक्टली सॉल्व कर लिया, इतना एरिया है जो बच्चों ने सॉल्व कर लिया, बाकी 90% बचा हुआ ऐसा है जो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाए क्वेश्चन नंबर 3 को। उसके बाद सिमिलरली 30% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है, ऑल्सो लाइंग टू द राइट साइड ऑफ द कर्व, while 60% of the students who are solving question number 1 correctly are lying to the left side of the curve.
तो ये इस तरीके से यहाँ पे कर्व प्लॉट हो गया है आपका। ओके, अब इसमें आपको ये सोच रहे होंगे कि हमने लेफ्ट साइड में क्यों नहीं लिया, राइट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि सपोज अगर हम सॉल्विंग कैपेसिटी की बात करें तो जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे, जिनकी सॉल्विंग कैपेसिटी सबसे अच्छी होगी, वो कहाँ आएंगे, वो एक्सट्रीम राइट में ही तो आएंगे। बीच में एवरेज वाले बच्चे आ जाएंगे, मीन जहाँ पे होता है उसके आसपास तो एवरेज वाले बच्चे आ जाएंगे, और जो ज़्यादा बेटर है वो इस तरफ आ जाएंगे राइट साइड में। तो इसीलिए 10% इधर दिखाया है जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है, लेकिन जो एवरेज है वो इस तरफ है सारे। अब इसको निकालना कैसे है, द जी वैल्यू ऑफ द कट पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 यानी कि ये वाला जो है पॉइंट, ये कट पॉइंट नंबर 3 है, ये वाला जहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मार्क करा हुआ है इन्होंने, जहाँ पे 10% बच्चे आते हैं। तो यहाँ की जी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। So the percentage of the cases lie in between mean and the cut point number 3 is 50% minus 10% in the right half of NPC। तो जो बच्चे आपके मीन से लेके क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कट पॉइंट नंबर 3 से लेके मीन में आते हैं, तो फिर ये आपका पॉइंट 3, ये यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट है, और ये आपका मीन है यहाँ, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा आपका कितना होता है, 50% होता है ना, मीन से राइट साइड 50% होता है, लेफ्ट साइड 50% होता है। तो ये पूरा हिस्सा 50 है अगर, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के इस तरफ वाला 10% है अगर, तो ये पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हम 50 माइनस 10 कर सकते हैं, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो हम ढूंढना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इन्होंने वही किया, 50 माइनस 10% करा, दैट मीन्स 40% हो गया। अब ये 40% की वैल्यू हमने कहाँ से देखी, हमने एनपीसी टेबल से देखी, तो हम भी टेबल में देख लेते हैं। 40 देखिए कहाँ पे है, अगर हम इसको ले लेते हैं अगर 39.97, तो ये 40 भी बन जाएगा, राउंड ऑफ होके 40% ही बन जाएगा। तो ये जो 40% वाला एरिया ये किस पॉइंट पे आ रहा है, ये आपके 1.2 और 0.08 पे आ रहा है, दैट मीन्स 1.2 प्लस 0.08, तो ये हो जाएगा आपका 1.28। तो ये वाला पॉइंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 पे मार्क करना है। तो ये आपका यहाँ पे 40% एरिया कहाँ आ रहा है, ये इन्होंने मिसप्रिंट लिखा हुआ है, ये 11.28 नहीं है, ये 1.28 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है जो क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 1.28 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट कैसे निकलेगा, द टोटल परसेंटेज ऑफ केसेस लाइंग बिटवीन मीन एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू 20%, 50 माइनस 30। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, यानी कि ये 30% बच्चे हैं, तो 50, और क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तक ये 30% बच्चे हैं 2 पॉइंट तक, और ये पूरा 50% है मीन से, तो हमें 0.2 निकालना है। तो 50 में से हम 30% अगर माइनस कर दें तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ये आ सकता है। तो 50 में से 30% यानी 20% लिया, तो 20% हमारे एनपीसी टेबल में आ रहा है 0.52। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट अब हमने निकालना है। ये अगेन मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये 3 नहीं, ये 1 होना चाहिए, 3 तो हम ऊपर निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमें पॉइंट निकालना है, यानी कि इस तरफ वाला पॉइंट है, अब ये मीन के इस तरफ है जो 60% एरिया है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 60 में से 50 पूरा माइनस कर दिया, ये अगर हमारा मीन है बीच में, तो इस पूरे 60 में से ये इस साइड वाला पूरा 50 माइनस कर दिया, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, तो जिससे हमें ये पॉइंट पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 वाला। तो हमने 60 में से 50 माइनस कर दिया, तो हमारा 10% एरिया आया, जिसका पॉइंट आ रहा है 0.25। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। तो अब यहाँ इन्होंने लिख दिया कि देखो टेबल में कि क्वेश्चन नंबर 3 10% बच्चों ने किया, जिसकी जी वैल्यू 1.28 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 30% बच्चों ने किया, जिसकी वैल्यू 0.52 आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 60% बच्चों ने किया, जिसकी जो जी वैल्यू है -0.25 आ रही है। तो अब हमें रिलेटिव डिफ़िकल्टी बतानी है कि कौन सा क्वेश्चन दूसरे से कितना डिफ़िकल्ट है। तो हम इनकी जी वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। कह सकते हो आप ये कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 0.76 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन नंबर 2 से। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.52 माइनस उसके बाद -0.25, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा,
तो आपका ये हो जाएगा 0.77। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में 0.77 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 से 0.77 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्टी लेवल पता चल रहा है दोनों के जी वैल्यू को माइनस करके, और जहाँ पे ये भी माइनस दिया हुआ है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे करना है, जिस केस में जब हम रिलेटिव डिफिकल्टी निकालें किसी चीज़ की तो उनकी जी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। ये न्यूमेरिकल यहाँ फिनिश हो जाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा और इन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया हुआ है, जिसमें ये डाइवर्जेंस एंड नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व सिमेट्रिकल नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक स्क्यूनेस होता है, एक कर्टोसिस होता है। तो स्क्यूनेस क्या है? व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन एंड द मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स in the distribution, that is the point of the center of gravity shifted to one side। तो अगर आपका कर्व इस टाइप का हो या इस टाइप का हो, राइट साइड में है ज़्यादा या लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, तो इस केस में आपका मीन, मीडियन, मोड सब कुछ चेंज हो गया है। अब आपका मीन अलग आ रहा है, मीडियन अलग आ रहा है, मोड अलग आ रहा है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये स्क्यूड होते हैं, स्क्यूड कर्व्स बोलते हैं। तो इस केस में क्या कह रहे हैं, एंड इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इक्वल्स द मीडियन एग्जैक्टली। नॉर्मल में तो क्या था, मीन, मीडियन, मोड एग्जैक्टली सेम होते हैं, एंड द स्क्यूनेस इज ऑफ कोर्स जीरो। उसमें स्क्यूनेस जीरो होती है, नॉर्मल कर्व में कह रहे हैं ये, बट यहाँ पे ये स्क्यूड है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूड दो टाइप के हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन सेट टू बी स्क्यूड नेगेटिवली और टू द लेफ्ट व्हेन स्कोर्स आर मास्ड एट द हाई एंड ऑफ द स्केल। हाई एंड कौन सा होता है? आपका राइट साइड होता है ना हाई एंड। अगर उस तरफ ज़्यादा स्कोर्स हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है कि इस तरफ आपके स्कोर ज़्यादा हैं, इस तरफ कम है, तो ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड है। एंड दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व आर स्प्रेड आउट मोर ग्रेजुअली टूवर्ड्स द लो एंड। जो लेफ्ट साइड है ना आपका, ये लो एंड की तरफ है, इस तरीके से लेफ्ट साइड लो एंड की तरफ है। इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी हायर देन द वैल्यू ऑफ मीन। तो इस केस में आपके मीडियन की वैल्यू ज़्यादा है मीन से। मीन इधर है तो मीडियन इधर है, मीडियन की वैल्यू ज़्यादा है। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है? distributions are skewed positively to or to the right when scores are masked at the low side। low side कौन सी होती है? लेफ्ट साइड होती है। इधर आपके ज़्यादा स्कोर्स हैं, इधर कम है, और ये इस तरीके से जा रहा है, राइट साइड में नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आपका मीन, मोड, मीडियन इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मीन इस तरफ है जिधर स्कोर ज़्यादा है, इधर जो मोड है वो आपका इस तरफ आ रहा है, तो ये मोड में और मीन में उल्टा हो गया है ये, ठीक है। फिर कर्टोसिस क्या होता है? द टर्म कर्टोसिस रेफर टू द डाइवर्जेंस इन द हाइट ऑफ द कर्व स्पेशली इन द पीकनेस। अब इसमें पीक की बात कर रहे हैं, पीक में जब फर्क आता है, पीक मतलब जो उसका टॉप वाला पार्ट होता है कर्व का, इसको पीक बोलते हैं। लेप्टोकर्टोसिस मीन्स सपोज यू हैव अ नॉर्मल कर्व विच इज मेड अप ऑफ अ स्टील वायर। इफ यू पुश बोथ एंड्स ऑफ द वायर कर्व टुगेदर, what would happen in the shape of the curve? Probably your answer may be that by pressing both the ends of the wire curve, the curve would become more peaked. That is, the top become more narrower than the normal curve. तो जैसे यहाँ इन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि अगर नॉर्मल आपका ये बीच वाला नॉर्मल है, और अगर वैसे कर्व आपका नॉर्मल से ज़्यादा ऊंचा पीक आ रहा है तो उसको लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। जो पीक है वो ज़्यादा ऊंची आ रही है नॉर्मल कर्व से, ठीक है। प्लैटिकर्टोसिस क्या होता है? प्लैटिकर्टोसिस या प्लैटिकर्टिक बोलते हैं जिसको, कि अगर आपकी शेप जो है, जो पीक की शेप है, वो नॉर्मल से नीचे आ रही है, तो ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है थोड़ा सा नीचे है नॉर्मल से, इसको प्लैटिकर्टिक बोलते हैं, और जो नॉर्मल से ऊपर है इसको लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्लैटर पीक देन टू द नॉर्मल पीक, नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैट है तो उसको प्लैटिकर्टोसिस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। When the distribution and related curve is normal, the vein of kurtosis is 0.263. If the value of Ku is greater than 0.263, the distribution and relative curve will be plateautic। आपका देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल कर्व जो होता है ना, एक नॉर्मल कर्व जो होता है उसकी जो
कर्टोसिस वैल्यू होती है, पीक की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल कर्व की होती है 0.263 KU। अगर तो इससे आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी कि वो ज्यादा फ्लैट आ रहा है कर्व, तो वो प्लैटिकर्टिक हो जाएगा। अगर इससे आपकी वैल्यू कम आ रही है, यानी कि वो कर्व ज्यादा पतला आ रहा है, तो वो लेप्टोकर्टिक हो जाएगा। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 0.263। फैक्टर्स कॉजिंग द डाइवर्जेंस, अब ऐसा होता है क्यों है आपका ये स्क्यूनेस या कर्टोसिस क्यों आता है? तो पहली चीज है सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स प्रोड्यूस स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल और बायस्ड, स्क्यूनेस इज पॉसिबल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। तो अगर आपका सैंपल साइज बहुत छोटा है या बायस्ड है तो आपके कर्व में स्क्यूनेस या कर्टोसिस आ सकता है। अनसूटेबल और पुअरली मेड टेस्ट, अगर मेजरिंग टूल जो है, जो टेस्ट है जिससे आप बिहेवियर को मेजर कर रहे हो, वो पुअरली मेड है, ठीक है, एंड उसमें क्या हो रहा है कि स्कोर सिमेट्रिकल नहीं आ रहे हैं, या तो बहुत ही ईजी टेस्ट दे दिया आपने या बहुत ही हार्ड, तो उस केस में आपके सिमेट्रिकल या नॉर्मल नहीं आएगा। जैसे आप सिंपल सा सोच के देख लो कि अगर आपके स्कूल में कोई टेस्ट है जो बहुत ही हार्ड आया है, तो उस केस में क्या होगा कि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स या तो बहुत ही कम आएंगे, और अगर टेस्ट बहुत ही इजी आया है तो ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स बहुत ही हाई आएंगे, तो नॉर्मल कर्व नहीं बनेगा। तो वो भी एक रीज़न है। फिर द ट्रेट बीइंग मेजर्ड इज नॉन नॉर्मल, मतलब जो ट्रेट आप मेजर कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। जैसे कर्टोस्क्यूनेस और कर्टोसिस और बोथ विल अपीयर व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नॉर्मेलिटी। तो ट्रेड किस तरह का, जैसे हम इंटरेस्ट, एटीट्यूड या डेथ इन ओल्ड एज, इस टाइप के कोई ट्रेड मेजर कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं होता, जिसमें या तो बहुत हाई या बहुत लो ही आता है, तो उस केस में भी इस तरह के कर्व बनेंगे। एरर इन द कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, तो जो टेस्ट हम जिसको हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो हमारा टेस्ट है, उसमें आइटम एनालिसिस ढंग से नहीं किया गया, उसमें एरर है, कहीं स्कोर्स में एरर है, टाइमिंग में एरर है, मोटिवेशन ऑफ द सब्जेक्ट या कुछ उसमें कोई भी एरर है आपके टेस्ट में, तो उस केस में भी आपका जो कर्व है वो स्क्यूड या कर्टोसिस आता ही है। तो ये रीजंस है आपके नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन ना आने के। मेजरिंग द डाइवर्जेंस इन नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको कैसे मेजर करना है? तो दो तरीके हैं, या तो ऑब्जर्व करके आप देखो कि आपका जो कर्व है वो पॉजिटिवली स्क्यूड आ रहा है, नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा है। दूसरा तरीका कि हम उसको स्टैटिस्टिकल मेथड से देख सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट में मीडियन मीन माइनस मीडियन और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। और अनदर मेजर फॉर स्क्यूनेस बेस्ड ऑन परसेंटाइल, परसेंटाइल वैल्यू दी हो तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, here it is to be kept in mind that the above two measures are not mathematically equivalent. A normal curve has a value of sk equal to 0. Deviations from normality can be negatively and positively direction leading to negatively skewed or positively. तो जो ये चीज़ है अगर वो 0 आती है तो वो आपका नॉर्मल कर्व होता है। उसके बाद मेजरिंग कर्टोसिस, इसका भी एक फॉर्मूला है जो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, जहाँ पे आपका Q जो है वो क्वारटाइल डेविएशन है, एंड देन P इज द 10th परसेंटाइल, P90 इज द 90th परसेंटाइल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का KU 0.263 आता है। तो यहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ है कि KU लेस देन 0.263 है तो लेप्टोकर्टिक होगी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेटर देन 263 है तो आपकी प्लेटिकर्टिक होगी। तो ये तो हो गया आपके थ्योरेटिकल पार्ट के लिए दोनों फॉर्मूलेज और उसके मेजर करने के जो मेथड्स होते हैं स्क्यूनेस के और कर्टोसिस के। तो ये यूनिट यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।